नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा या व्यापार, अभिभावक लाचार। तो साथियों, आज जनहित में हम बात कर रहे हैं शिक्षा या व्यापार, अभिभावक लाचार। कभी शिक्षा को दान की चीज और समाज की सबसे ताकतवर चीज मानी जाती थी। शिक्षा वो जरिया जिससे हर युवा का सपना पूरा होता है, हर युवा का सपना पूरा होता था। लेकिन आज वही शिक्षा कई परिवारों के लिए बोझ बनती जा रही है। कंधे छोटे हैं लेकिन बोझ बहुत बड़ा है। ये बोझ सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जो शिक्षा के नाम पर अभिभावकों की जेब पर लगातार वार कर रहा है। नया सत्र शुरू हुआ है। नया सत्र शुरू होते ही किताबों की लंबी लिस्ट, महंगी फीस और तय दुकानों का फरमान सामने आ जाता है। जालौन से लेकर सोनभद्र तक तस्वीर एक जैसी है। मासूम बच्चों के कंधों पर सिर्फ बस्ता नहीं बल्कि महंगाई का भारी बोझ लादा जा रहा है। किताबों के नाम पर लंबी लंबी लिस्ट, एनसीईआरटी की जगह महंगी प्राइवेट किताबों का दबाव और ऊपर से तय दुकानों से खरीदने की मजबूरी। अब सवाल यह है कि क्या अब शिक्षा भी एक कारोबार बन चुकी है? क्या बच्चों के सपनों की कीमत अब किताबों और कमीशन में तय होगी? आज हम चर्चा करेंगे उस हकीकत की जहां अभिभावकों की जेब खाली हो रही है और शिक्षा सेवा नहीं बल्कि सौदा बनती जा रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस दर्द की जो हर साल नए शैक्षणिक सत्र के साथ करोड़ों माता पिता की आंखों में उतर आता है। शिक्षा जिसे कभी दान और सेवा माना जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में उगाही का जरिया बन चुकी है। जालौन से लेकर सोनभद्र और अलीगढ़ तक शोर एक ही है कि स्कूल संचालकों की मनमानी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जालौन और सोनभद्र का हाल। जालौन की गलियों से लेकर सोनभद्र के पहाड़ों तक इस वक्त अभिभावकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कारण है महंगी फीस और किताबों की लंबी लिस्ट। स्कूलों ने एनसीईआरटी की सस्ती और मानक किताबों को दरकिनार कर दिया है। उनकी जगह निजी प्रकाशकों की वो रेफरेंस बुक थोपी जा रही हैं जिनकी कीमत बाजार से 10 गुना ज्यादा है। सोनभद्र में तो आलम यह है कि कक्षा 1 के बच्चे की किताबों का सेट 7 से 8 हजार रुपए का बिक रहा है। आपका नाम भाई साहब? अनिल कुमार बोल रहा है। अनिल जी, आप बच्चे का किताब लेने आए हैं। जी हाँ। तो क्या स्थिति है? जैसा कि कुछ दिन पूर्व डीएम और बीएससी का एक आदेश जारी हुआ था कि मनमानी विद्यालयों का न चले, लेकिन इस समय क्या स्थितियां चल रही है? मनमानी देखने को मिल रही है कि या नहीं? केवल चिन्हित कर रहे हैं कि इस दुकान पर जाइए, उसी दुकान में मिलेगा आपको कापी किताब, अन्य दुकानों पर नहीं मिलेगा। अन्य दुकानों पर कापी किताब नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? जागेश्वर जी, यहाँ किताब लेने आए आप, क्या स्थितियाँ हैं? यानी यहीं मिल रहा है किताब या और दुकानों? नहीं मिल रहा है। वहाँ से जो है कि विद्यालय प्रशासन ने कहा कि जाइए आप राल बाजार, वहीं पे जो है कि आपको किताब मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी पूरे राव से। इसमें लंबा कमीशन चलता है। इसमें 10% से लेके 30-40% तक का कमीशन चलता है और वो दुकानदार सेट कर देते हैं। इसके बाद जो है इससे पूरे मार्केट में भी नुकसान होता है, अभिभावकों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कल से स्कूल शुरू होना है और इसको लेकर अभी से बच्चों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरी की, जहां पर भारी तादाद में बच्चों का जमावड़ा और उनके अभिभावकों का जमावड़ा पुस्तक भंडारों पर देखा जा रहा है। लेकिन जब हमारी बात उन अभिभावकों से हुई तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से भारी बस्ता और सस्ती शिक्षा जो उन्होंने बताई, अपना दुखड़ा रोया, तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीर सोचने वाली बात सामने आई है। उनका कहना यह है कि कक्षा 1 की क्लास के बच्चे की किताबें 3000 से ज्यादा की बाजार में मिल रही हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा माफिया बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो और पुस्तकों के नाम पे भारी बस्ता लेकर उनको जब स्कूल में बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर से नजर आने लगा है। यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे के साथ अभिभावक खड़े होकर रोते हुए जो किताबें खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दुख साफ तौर से नजर आ रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि स्कूल आपको एक खास दुकान पर ही जाने को मजबूर करते हैं। ये एक सेट सिंडिकेट है।
दुकानदारों का कहना है कि जो ड्रेस खुले बाजार में 500 की मिलनी चाहिए, स्कूल का टैग लगते ही उसकी कीमत 1000 हो जाती है। कमीशन का ये मोटा हिस्सा सीधा स्कूल संचालकों की जेब में जाता है। किताबों का सिलेबस हर साल बदल दिया जाता है ताकि गरीब बच्चा पुरानी किताबों से न पढ़ सके। तो वही समथिंग है, LKG की किताबी जो ओनली किताब आ रही हैं वो समथिंग 5900 की किताब पढ़ रही हैं, और फर्स्ट की लेने जाओ तो 6500 की किताब पढ़ रही हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? 2 बच्ची हैं हमारी। ले लिया आपने? बुक्स ले ली हमने। नहीं तो पहले से में कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन कुछ नहीं आया, परिवर्तन कुछ नहीं आया। पहले भी हमें इतनी की पड़ी थी, अभी भी इतनी की पड़ी है। मैं एल्डेज पब्लिक स्कूल बुक ले रहा हूँ और किताबें तो ठीक है, इसमें 3 NCERT किताबें लग के आई हैं सर। हाँ, तो कॉस्ट 65 रुपये है एक किताब की, तो कापियाँ भी ठीक है। कौन से क्लास के बच्चे हैं? एक 8th में, एक 10th में। पहले से अब 3 किताबें ज्यादा बढ़ी हैं। नहीं, किताबें पहले NCERT की नहीं थी, अब NCERT किताबें आ गई, कोर्स में ऐड कर दी। नहीं, चेंज तो नहीं है और लगभग वही को पिछले रेट है जो पहले थे। पहले से महंगी किताबें आ रही हैं, बहुत ज्यादा किताबें मिल रही हैं। नहीं, पिछले साल का ही रेट है, जो भी है वो पिछले साल का रेट है। कुछ लगे आपके? नहीं, हमें कोई लगे नहीं, लेकिन कई मतलब जो किताबें जनरल है वो मिल जाती है। हर स्कूल किताबें मिल जाती है आपको? काफी। अलीगढ़ के GD पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों ने तो जैसे ठान लिया है कि उन्हें न सुप्रीम कोर्ट की परवाह है न ही DM के आदेशों की। शासन की सख्त हिदायतों के बावजूद अभिभावकों के हाथ में प्राइवेट सिलेबस की पर्ची थमा दी गई। अलीगढ़ के अभिभावक अब जिलाधिकारी के पास गुहार लगाने की तैयारी में। सवाल ये है कि जब आदेश जारी होते हैं तो उनका पालन जमीन पर क्यों नहीं दिखता। मामला ये, मैं अपने बच्चे का कोर्स लेने गया था, जो एक दुकान उन्होंने मुकर्रर की हुई है, वहीं से ही मिलता है। अदर स्कूल का भी वहीं से कोर्स मिलता है। तो 3rd क्लास का कोर्स जो मैंने मालूम किया वहाँ से, तो 6300 रुपये का कोर्स था, और विदाउट कॉपी 5291 रुपये का उन्होंने लिस्ट बताया। बाकायदा उनके पास सारे क्लास के हिसाब से पूरा चार्ट बना हुआ है। अब ये है, इतना महंगा कोर्स है, जो मजदूर तो वो कहाँ से मैनेज कर लेगा इतने कोर्स को। कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, कई साल 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए। DM साहब का आदेश हुआ था NCERT की बुक्स चलाई जाएंगी स्कूलों में। अब उसके चलते मैंने कहा सर कोर्स भी सस्ता हो जाएगा तो थोड़ा सा फायदा। में मुझे मानदेय 10,000 रुपये मिलता है। मुझे 10,000 में घर परिवार चलाना और बच्चे को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा के लिए मैंने विचार किया और यहाँ पढ़ाता था। मैं GD पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था और काफ़ी समय से बच्चा पढ़ा रहा हूँ। आप बच्चा पढ़ा रहे हैं या आपका बच्चा पढ़ रहा है? मेरा बच्चा GD पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। मामला यह है कि यहाँ हमारे बगल में GD पब्लिक स्कूल है, जो कि ये DM साहब का लेटर है, जिसमें DM साहब ने ये कहा है कि शासन का ये आदेश है कि 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक NCERT की बुक दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बुक माफिया और स्कूल माफिया अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे गरीब और पिछड़े लोगों को कोर्स लेने में दिक्कत हो रही है। शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि पढ़ाई बोझ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में बस्ते का बोझ और फीस का बोझ मासूमों के बचपन को कुचल रहा है। क्या प्रशासन इन स्कूलों के बंद कमरों में चल रहे कमीशन के खेल को रोक पाएगा, या फिर हर साल की तरह इस साल भी अभिभावक अपनी मेहनत की कमाई इन शिक्षा के व्यापारियों के हवाले करने को मजबूर रहेंगे। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। तो जैसे ही नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ है, वैसे जो करोड़ों माँ बाप के जो सिर पर अब चिंता की लकीरें हैं और उनका जो दर्द है उभर कर सामने आ गया है। बच्चों का एडमिशन कराना है, और एडमिशन जब कराने वो स्कूलों में जा रहे हैं तो महंगी फीस, मेंटेनेंस फीस और परिवहन की फीस, और उसके साथ साथ महंगी किताबें, एक निर्धारित दुकान से खरीदने की जो है वो बाध्यता, ड्रेस जो है वो एक निर्धारित दुकान से खरीदने की बाध्यता, और जो ड्रेस जो किताब 1,000 रुपये की, मान लेते हैं कि 1,000 रुपये की है, लेकिन स्कूल का टैग लगते ही वो जस्ट डबल कीमत की हो जाती है। तो ये हाल है,
और एक तरफ जो माँ बाप हैं, तमाम ऐसे गरीब माँ बाप हैं जो अपना पेट काट कर, अपनी अन्य जरूरतों की चीज़ों को काट कर अपने मासूमों को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन शिक्षा का ये हाल है। एक तरफ सरकार जो है एनसीईआरटी की किताबें चलाने की बात कर रही है, अनिवार्य किया गया है, लेकिन तमाम जो है ये शिक्षा माफिया उन आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी से महंगी किताबों को, महंगे प्रकाशन की बुकों को लागू कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों की जेब काटी जा रही है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, द्रोण कश्यप जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक गहलोत जी अभिभावक संघ के सदस्य हैं, अभिषेक जैन बिट्टू जी प्रवक्ता हैं अभिभावक संघ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रूपा पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोकपति तिवारी संवाददाता सोनभद्र से जुड़ चुके हैं, माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कुछ अभिभावक भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे चर्चा में। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अपने संवाददाताओं का जिक्र कर ले, अपने संवाददाताओं से जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। आलोकपति, सोनभद्र की अगर बात करें, वैसे तो जैसे ही नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ है पूरे प्रदेश में जो है वो शिक्षा माफिया सक्रिय हो गए हैं और अभिभावकों की जेब काटने को और इन मासूमों पर न सिर्फ बस्ते का बोझ लादने के लिए बल्कि जो तमाम जो बोझ हैं वो लादने को तैयार हैं। जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? अभिभावक कितना पीड़ित हैं ऐसे लोगों से? जी, आपको अगर सोनभद्र की जमीनी हकीकत बताएं तो सोनभद्र के अंदर इस समय जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय है, वहां पर उन विद्यालयों द्वारा पूरी तरीके से अपने यहाँ से चुनिंदा कुछ दुकानों को लगाया गया है, जहां पे उनके विद्यालय का ही कॉपी किताब और विद्यालय का ड्रेस मिलता है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि जो खुले मार्केट में किताबें कम दामों में मिल जाती हैं, कमीशन को लेकर के इन्हीं विद्यालयों में सबसे ज्यादा अभिभावकों की जेब खाली हो रहे हैं। लेकिन अभिभावक जिस तरीके से पीड़ित हैं, उनकी जेब काटी जा रही है, उनके मासूमों के जो सपनों को वो कहीं ना कहीं सौदा किया जा रहा है उनसे। अभिभावक जो है वो जिम्मेदार अधिकारियों के पास जा रहे हैं क्या, उनसे शिकायत कर रहे हैं क्या? वो पूछ रहे हैं इन अधिकारियों से कि आपने जो नियम बनाए हैं वो स्कूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इन स्कूलों पर क्यों निगरानी नहीं कर रहे हैं, इन पर जो नियम जो बनाए गए हैं उसको फॉलो क्यों नहीं करा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता आलोकपति से शायद संपर्क टूट चुका है। माजिद अरमान जालौन से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। माजिद, जालौन की अगर बात करें, जालौन में शिक्षा माफियाओं का क्या हाल है? जिस तरीके से नया सत्र शुरू हुआ है, आप लगातार ऐसी खबरें भेज रहे हैं कि अभिभावक जो है परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं कैमरे पर आकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कक्षा 1 का बच्चा है, 7-7, 8-8 हज़ार रुपए की बुकें आ रही हैं, एक दुकान निर्धारित दुकान से खरीदनी पड़ रही हैं और जैसे ही स्कूल का लेवल लगता है वैसे ही चीजें डबल हो जाती है। या बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि जैसे ही शिक्षा सत्र शुरू होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है ये पहले से अपनी जो भूमिका बना के जो तैयार करते हैं वो इन सीजन में आके वो अपनी भूमिका को बिल्कुल खरी उतारते हैं, क्योंकि ये शिक्षा सत्र जब जैसे शुरू होता है तो कहीं ना कहीं पुस्तक भंडारों पे उनकी सांठगांठ शुरू हो जाती है और अपनी ही किताबों को वो जो है स्कूलों में पर्चा देते हैं और वो पर्चा उसी दुकान पे ही किताबें मिलती हैं। ये ऐसा एक सिंडिकेट है जो आप कहीं दूसरी जगह से किताब नहीं खरीद सकते हैं और किताबों के साथ साथ स्कूल की ड्रेस, शूज और उनकी टाई, बेल्ट, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कक्षा 1 का अगर बच्चा किताब लेने जाता है तो तकरीबन उसको 6 से 7 या 8 हज़ार रुपए खर्च करना पड़ते हैं। यही वजह है जो लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये पहला सत्र ऐसा नहीं है जो शिक्षा माफिया इसमें एक्टिव हुए हो, पिछले कई वर्षों से शिक्षा माफिया इसमें काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष महंगाई और जिस तरीके से आमदनी को लेकर लोग जो अपना खर्चा बचा के जो चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये दुख जरूर पैदा हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर लोगों ने जब आक्रोश व्यक्त किया, शिकायत करी, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन बदलाव ऐसा किया गया है जिसपे अभिभावकों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने एक जिलाधिकारी ने एक पत्र जारी किया है संबंधित अधिकारी को कि सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जाकर ये बता दें कि एनसीईआरटी की 3 किताबें लगी हैं, उनको खरीदना अनिवार्य है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो किताबें उनकी जो चलती हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, उन पर अगर रेट कम किए जाए तो ये बेहतर रहता है।
और यहाँ पर जो जिस तरीके से लोग बुक्स खरीद रहे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, इसके बाद स्कूल को सजा धजा के जो स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई के नाम पे जीरो रहता है लोगों का मानना है। और किताबें जिस तरीके से खरीदी जाती हैं, ड्रेस ली जाती हैं, जो डिसिप्लिन स्कूल का है वो सबसे महंगा यहाँ पर दिखाई देता है। इसको लेके कुछ लोगों ने शिकायत की है, तो इसी को लेकर जब विधायक गौरीशंकर वर्मा ने मामले को संज्ञान में लिया तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस तरीके की जो शिक्षा है, ये शिक्षा एक समान करने की उन्होंने पहल उठाई है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में दी जाएगी। जो सरकारी स्कूल में जिस तरीके से रख रखाव, उसी तरीके से प्राइवेट स्कूल में भी इसका ही रख रखाव किया जाएगा। और जो फीस जिस तरीके से साल भर की इकट्ठा जो फीस लेते हैं उसमें थोड़ी सी राहत जरूर दी गई है, क्योंकि किस्तों में फीस ले सकते हैं। लेकिन फीस कटौती ये नहीं बताया गया है कि फीस का मानक क्या रहे। फीस उन्होंने कम करने की जरूर बात कही गई है, लेकिन फीस को किस्तों में कम करने की बात कही गई है, लेकिन फीस कम होने की बात नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो लोगों का दुख है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो उनका कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं होती, इसलिए प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराते हैं बच्चों को, लेकिन उनकी आमदनी इतनी अलाउ नहीं करती है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन महंगाई इतनी है कि उनकी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में ग्रहण नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि लोगों में आक्रोश है, लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि जितना सर्व शिक्षा अभियान और जिस तरीके से तमाम है, इस तरीके से सरकारी प्राइवेट सरकारी स्कूलों में तमाम अव्यवस्थाओं के चलते, अब सब जगह अव्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन तमाम अव्यवस्थाएं, और कुछ जगह तो ऐसा है कि भाई लोगों के अंदर एक मानसिकता बन गई कि सरकारी स्कूलों में जो है वो पढ़ाई बेहतर नहीं है, सुविधाएं बेहतर नहीं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो चाहता है कि हमारा बच्चा बेहतर स्कूल पढ़े। आप माजिद हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रूपा पांडे जी, सोशल एक्टिविस्ट, जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, और जैसे ये सत्र शुरू हुआ है, स्कूलों की मनमानी, मेंटेनेंस के नाम पर मेंटेनेंस शुल्क, महंगी फीस, महंगी किताबें, महंगी ड्रेस, और ये जो है ये अभिभावकों की न सिर्फ चिंता बढ़ा रहा है बल्कि उनकी पीड़ा को 4 गुना 2 गुना कर रहा है। अभिभावक परेशान है, कह रहे हैं कि कक्षा 1 के बच्चे की किताब लेने जाते हैं तो 8,000 की आ रही हैं। और केन्यूज अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जैसे इस शैक्षणिक सत्र में इन शिक्षा माफियाओं ने लूट शुरू की है, केन्यूज ने जिम्मेदारी समझते हुए आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर आए हैं। रूपा पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मानस जी, मैं कई बार ये बिंदु उठा चुकी हूँ कि शिक्षा माफिया जिस कदर हावी है, उन्होंने सरकार के नारे स्कूल चले हम का पूरा पलीता निकाल दिया है। सरकार कहती है हम प्रोत्साहित करेंगे, स्कूल चले हम का नारा देंगे। मैं उन बच्चों को भी आज बात करना चाहूंगी जो बच्चे श्रमिकों के हैं, मजदूरों के हैं, उनकी शिक्षा पर ग्रहण लग चुका है। मैं तमाम ऐसे बच्चों से मिलती रहती हूँ, उनके परिवार के लोगों से मिलती रहती हूँ जिनके माँ बाप दिहाड़ी मजदूर में है या घरों में माएँ काम कर रही हैं। मैं उनको निरंतर प्रेरित करती हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तब काम पर निकलिए। लेकिन मानस जी, मेरे सामने ये दिक्कतें आती हैं। अभी जल्द ही मुझे ऐसा पता चला कि सरकारी स्कूलों में भारी अनियमितताएं हैं, पढ़ाई नहीं होती। तो वो छोटे छोटे लोग भी, मैं बहुत पिछले तबके के जनता की आवाज यहाँ उठाना चाहूंगी, उन्होंने अपने बच्चे का पास में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन मायूस होकर उनको लौटना पड़ा, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर जिसके पास आय का बहुत छोटा स्रोत है और ना के बराबर है, वो बताइए कक्षा 1 के बच्चे के लिए 3 से 4 हजार रुपए की पुस्तकें, सिर्फ पुस्तकों की बात अभी करूंगी, ड्रेस, स्कूली बस्ता और दूसरे और भी जो साजो सामान, देखिए सजाने के बड़े स्कूलों में आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं कि आप ऐसे सजा दीजिए, वैसे सजा दीजिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का बच्चों के माँ बाप पर क्या असर पड़ रहा है? शिक्षा के अधिकार जो संविधान में हमें मिला है, उस शिक्षा के अधिकार पर क्या असर पड़ रहा है? इसका ये इन माफियाओं से कोई संबंध नहीं। और मैं बड़े शुद्ध मन से भी ये बात कहूंगी कि जब सरकार द्वारा फरमान जारी होता है कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें ही अपने स्कूलों में संचालित करिए, अभी सोनभद्र से बात आई, अभी तमाम हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जैसे राह जली कर रहे हैं।
अगर आप वो पुस्तकें नहीं लेंगे, उसी पर्टिकुलर किताबों की दुकान से नहीं लेंगे, तो आपका बच्चा स्कूल में नहीं जा सकता। क्रूरता की हद तक वो अपमानित भी करते हैं माता पिता को। तो मुझे तो लगता है आज के न्यूज ने एक बहुत संवेदनशील, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और मैं इस के न्यूज के माध्यम से मैं उन सभी माफियाओं को धिक्कारना चाहूंगी और एक अपील करना चाहूंगी कि हम वेतनभोगी लोगों की बात करते हैं, हम बिजनेसमैन लोगों की जब उनकी कमर टूटी, आप कल्पना करिए कि मजदूरों के बच्चे, श्रमिकों के बच्चे जो शिक्षा का अधिकार जिनको मिलना चाहिए, जो स्कूल चले हम की मुहिम का हिस्सा है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये बहुत दुखद और बहुत निराशाजनक है। निश्चित रूप से रूपा जी आप जुड़ रही है हमारे साथ अशोक गहलोत जी अभिभावक संघ के सदस्य जुड़े हैं। अशोक जी, जिस तरीके से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है, वैसे ही अभिभावकों की जो चिंता है वो बढ़ चुकी है, उनकी पीड़ा है बढ़ चुकी है, क्योंकि वो स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, बैग का एक तो वजन इतना कि उन मासूम के कंधे कैसे झेलेंगे, दूसरी तरफ उस बैग की जो कीमत है वो सामान्य जो एक व्यक्ति है उसके लिए उसको अफोर्ड करना या उसको खरीदना कितना मुश्किल है, ये शायद जो अभिभावक हैं वही अंदाजा लगा सकते हैं। मेंटेनेंस के नाम पर, विकास शुल्क के नाम पर, तमाम जो है इस तरीके की जो शुल्क लगाकर और महंगी फीस, ड्रेस की कीमत 4 गुना 5 गुना, सामान्य से 5 गुना, और कहीं जहां जहां टैग स्कूलों के लगे हुए हैं वहां तो 2 गुना 4 गुना हो जा रही हैं। क्या हमारे शिक्षा तंत्र को सुधारने की ये जो प्रक्रिया लगातार कहा जाता है कि लगातार प्रक्रिया चल रही है, कहाँ सुधार हुआ है? हर साल इन्हीं विषयों पर हम और आप बैठकर चर्चा करते हैं, अभिभावक चला जाता है, मासूमों के कंधे पर बोझ डाला जाता है, तस्वीरें कहाँ बदलती हैं? जी, सबसे पहले मनोज मानस जी, मैं आपका और के न्यूज का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि ऐसे ज्वलंत विषय जो आमजन हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ है आपने प्रमुखता से उठाया है। जी देखिए, समझने वाली बात यह है कि प्रत्येक वर्ष जब नया सत्र शुरू होता है जी, उस समय जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी, चूंकि सत्र सभी, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पंजीकृत कोई विद्यालय हो, चाहे सीबीएसई से हो, सभी में सत्र शुरू होता है जी। तो प्रशासन के प्रत्येक और जिम्मेदार व्यक्ति को यह मालूम होता है कि अब नया सत्र आया है तो नई पुस्तकें भी खरीदी जाएंगी, नए सत्र के हिसाब से जब सेक्शंस और क्लासें चेंज होंगी तो उस प्रकार की तैयारियां भी होंगी कि बच्चों की ड्रेसेस भी आएंगी, बस्ते भी आएंगे। हुआ यह है कि विद्यालय, जिन्हें विद्या का आलय कहा जाता था, आज वह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान। इस मौजूदा परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो उससे अलावा उन विद्यालयों को कुछ नहीं कहा जा सकता। जिन विद्यालय को आपने कोड़ियों के दाम, लीज पर जमीन लेके, कहीं प्राधिकरण से जमीन ली गई है, कहीं जिला पंचायत से जमीन ली गई, कोड़ियों के दाम आपने जमीनें लीज पे ली, और ये कहते हुए कि हम गरीब व्यक्तियों को के बच्चों को इसमें शिक्षा देंगे, इस आधार पे आपने जमीनें ली। उसके बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट में 1/4 का जो अनुपात है अपना, उसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 8वीं तक की देने की बात है। आप उन सारी बातों को तो छोड़िए, जहां एनसीईआरटी और उत्तर प्रदेश की अपना जो ऑथेंटिक बुक्स हैं अपना, उनके होने के बावजूद ये इतनी सारी किताबें छप कैसे जाती हैं? सबसे पहली बात। और क्यों इन किताबों को एसेंशियल कमोडिटी में आज तक सरकार ने क्यों शामिल नहीं किया? ये शिक्षा की कालाबाजारी नहीं है तो क्या है? जो किताब एनसीईआरटी से मात्र 50 रुपए में मिल सकती है, उससे बच्चे के अभिभावक से 950 रुपए किस कारण ये वसूलते हैं, किस आधार पे वसूलते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात सरकार ने पुरजोर तरीके से, एचआरडी मिनिस्टर्स ने भी अपने व्याख्यानों में ये बात कही। एचआरडी मिनिस्ट्री के तमाम ऐसे अभिलेख हैं जो उनकी वेबसाइट्स पर अपलोड हैं, सार्वजनिक किए गए हैं कि भाई बच्चों के स्कूल के बैग का बोझ कम किया जाएगा। सिर्फ आप अपने पैसों कमाने के चलते, जो उनकी 4 किताबें होनी चाहिए, एक कक्षा 2 का बच्चा वो हिंदी पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ेगा, ईवीएस पढ़ेगा, और उसके बैग में 20-20 किताबें कहां से आ जाती हैं? सिर्फ इस वजह से आपको 10,000 रुपए वसूलने हैं। बिल्कुल। जब एनसीईआरटी और एनईपी ने ये तय कर दिया है कि बच्चों को न्यूनतम किताबों के साथ में उन्हें ऐसी शिक्षा देनी है जिनसे उनका मानसिक विकास हो, ना कि उनका मानसिक विकास बाधित हो। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अशोक जी,
जो 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 नियम तय किए गए हैं एनसीईआरटी की बुकें लागू करने की, दरकिनार कर रहे हैं। ये जो शिक्षा माफिया कह लीजिए इनको, या विद्यालय ये जो हैं, ये दरकिनार कर रहे हैं। महंगे प्रकाशकों की बुकें लागू कर रहे हैं। जो बुकें 500, 200, 300 में आनी चाहिए, वो बुकें अब 10,000, 8,000 में आ रही हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा या व्यापार, अभिभावक लाचार, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जितेंद्र इटावा से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी सर, एक तो पहले सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद मनोज जी, आपके बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत सही चीज है, समय पे बात उठाई। सर ये सरकार चाहती है कि बच्चे हमारे क्या नाम प्राइवेट संस्थानों पे कोई तो ध्यान नहीं देना चाहती है, और जितने संस्थाएं हैं, और सरकार अपने बेसिक शिक्षा में कोई भर्ती 8 साल से ना कोई भर्ती कराना चाहती है और बेसिक में, और ना कोई अभी कोई बिल्डिंग वगैरह जो जर्जर हालत में है उन पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का, कोई भी ध्यान नहीं है। और सरकार शिक्षा से और शिक्षक से इतना नफरत क्यों करती समझ नहीं आ रहा है सर। प्राइवेट, जब तक प्राइवेट संस्थाओं पे हमें तो ये लगता है सीधा ये बेसिक की सुधार करें। सबसे पहले बेसिक में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक ये प्राइवेट संस्थाएं मनमानी करते रहेंगी। बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाए हैं, निश्चित रूप से वो जेन्युइन सवाल हैं। हम इन्हीं सवालों, गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि कोई भी आदमी जो आज नेता है, सरकार चला रहा है, और चाहे कल जो नेता थे तो सरकारों के खिलाफ यही नेता बगावत करते रहे और तमाम तरह की बातें फैलाते थे। लेकिन अब इन्हीं नेताओं से संबंधित स्कूल हैं, इन्हीं अधिकारियों, कमीशन खोरों के स्कूल हैं, और ये सरकारी शिक्षा को प्राइवेट के और फ्री के नाम पे बर्बाद कर दिए, और इसके बाद अपने स्कूल तक चमका लिए। तो वही है, अब प्राइवेट में ही पढ़ना पड़ेगा। सरकार को तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। दूसरी बात यह, किताबें जो बाजार में बिक रही हैं उन पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये छपने के वक्त सरकार कर सकती है कि वो छापना ही नहीं देंगे हम आपको जो हम नहीं चाहते हैं। बात समझ रहे? तो जब छापने देंगे तो बाजार में कमर्शियल लोग तो बेच ही लेंगे अपनी चीजें, कैसे बेचे, कमीशन पे बेचे, चाहे जैसे बेचे। तो आप छपने क्यों देते हैं ये चीजें? आप बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही गिरीश शुक्ला जी आपने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके सवालों के साथ हम विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, नया शिक्षा सत्र जो है शुरू हो चुका है और अभिभावकों के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए हैं। अभिभावक परेशान हैं कि जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो परेशान हैं कि कैसे बच्चों का एडमिशन हो जाए, उनका बस्ता जो है कंप्लीट हो जाए, उनकी किताबें, उनके जो ड्रेस हैं वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि शिक्षा जो है कहीं ना कहीं वो अब सौदा बन गई है। जो ये माफिया बैठे हुए हैं ये सौदा बन गए, सौदागर बन गए हैं शिक्षा के। एक तरफ अभी हमारे एक दर्शक जुड़े हुए थे, जितेंद्र का सवाल था, वो कह रहे थे कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी इमारतें जर्जर हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तो क्यों नहीं लोग मजबूर होकर प्राइवेट की तरफ रुख करेंगे। और जब प्राइवेट की तरफ रुख करते हैं तो इस तरीके से शिक्षा माफियाओं से अभिभावकों का सामना होता है। वो किस तरीके से किताबों के नाम पर और तमाम शुल्क के नाम पर अभिभावकों को ठगते हैं, और जो सरकार नियम बनाती है उन नियमों को ये शिक्षा माफिया ठेंगे पर रखते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए मनोज जी, बहुत ही जनहित का विषय आपने लिया है जी, और मैं चाहूंगा अगर मेरा कोई विरोधी पार्टी का व्यक्ति बैठा हो तो इसको कृपया करके राजनीतिक खांचे में न खींचने की कोशिश करेगा जी। ये जनता का मुद्दा और केवल जनता का मुद्दा है, इसको किसी राजनीतिक खांचे में न खींचा जाए जी। मनोज जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर के मैंने तमाम RTI कर रखी है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से, और उसका जवाब देने में उनको पसीने आ रहे हैं जी। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि 1,58,000 कुछ बच्चों का राइट टू एजुकेशन एक्ट में एडमिशन हुआ है, जो पिछले साल से संख्या करीब 38,000 ज्यादा है जी।
किन किन इंस्टीट्यूशनों ने लिया है, कहाँ कहाँ लिया, ये भी नहीं पता चला है। मैं उससे पताचार करके पूछूंगा। जो महंगी किताबों का सवाल है, ये सत्य है कि आज जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है वो विद्यालय नहीं, वो जगीरा के अड्डे बन के रह चुके हैं जी। कुछ तो अपने मार्शल, अपने सिक्योरिटी गार्ड इस तरह से बैठा लेते हैं कि अगर गार्जियन दुबला पतला तो वहां से बेइज्जत हो जाएगा। और लेकिन विवेक जी, ये बातें हमको और आपको ही पता है, या शिक्षा विभाग को भी ये बातें पता है कि शिक्षा तंत्र में इस तरीके की प्राइवेट जो शिक्षा माफिया हैं इस तरीके से अभिभावकों को लूट रहे हैं। अगर ये सारी चीजें पता है, पब्लिक डोमेन में है, तो क्या शिक्षा विभाग इनसे अनजान है? शिक्षा मंत्री अनजान है? मुख्यमंत्री अनजान है? शिक्षा विभाग में जो बीएसए और डियावस नाम की इकाई है वही इन गुंडों को पालती है और इनसे पैसा खाती है जी। बीएसए और डियावस के सर पे ऐसे ऐसे विद्यालय शहरों में चल रहे हैं जिनकी मान्यता ही नहीं है। मान्यता 5 की है, चल रही है 8 तक, 8 की मान्यता चल रही है इंटर तक, कुछ तो बिना मान्यता के चल रहे हैं जी। ये ऐसा नहीं कि बीएसए और डियावस के इनके बारे में पता नहीं है। उनका बराबर यहाँ से महीना बंधा हुआ है तमाम शिकायतों पे। विवेक जी, ये इस उत्तर की उम्मीद हम इस जवाब की उम्मीद हम समाजवादी पार्टी के नेता से कर रहे थे, लेकिन बड़ी साफगोई, बड़ी ईमानदारी से आप अपनी बात रख रहे हैं। भले ही सत्ता पक्ष से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी ईमानदारी, जो हकीकत है उसको आप रख रहे हैं। बहुत कार्रवाई के लिए मैंने पत्राचार किया। अभी आप एक भी निजी विद्यालय के बारे में डियावस से या बीएसए से पूछ के देख लीजिए, ऐसा दर्द उनके पेट में होगा जैसे आपने उनके बटुए का पैसा पूछ लिया है। वो आपको उत्तर देना नहीं चाहेंगे। और आप प्रथम अपील करेंगे, द्वितीय अपील में आप सूचना आयोग भी चल जाएंगे, जैसे भी हमारे अभिभावक संघ के अध्यक्ष बता रहे थे जी। डियावस और बीएसए इस विषय में जरा भी कॉपरेट नहीं करते, क्योंकि वो यहाँ से पैसा खाते हैं। और जितने भी आज सरकारी शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, इन्हीं कुकरमुत्तों की तरह खुले हुए निजी शिक्षण संस्थानों के तहत बंद हो रहे हैं। और इनको यही बीएसए और डियावस खुलवाते हैं। और प्राइमरी का जो सीधा साधा अध्यापक होता है उसके ऊपर गाज गिरती है कि साहब ये पढ़ाता नहीं, ये स्कूल समय से जाता नहीं, ये बच्चों को बुला नहीं पाता। अगर किसी सरकारी संस्थान के बगल में एक नया स्कूल खोल दोगे और वहां पे बच्चे जाने लगेंगे तो उसको बच्चे कहाँ से मिलेंगे? वो बेचारा बैठाएगा दरी पे या स्टूल पे। वहाँ थोड़ी सुविधा बेहतर हो जाती है निजी संस्थानों में वसूली के पैसे से। तो ऐसे में गार्जियन उधर घूम जाता, बच्चे सरकारी संस्थानों को नहीं मिलते, स्कूल बंद करने की नौबत आ जाती है। आज अगर सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या घट रही है तो उसके भी जिम्मेदार ये डियावस है, ये बीएसए, और इसमें उनकी जो नीचे वाली इकाई है, इसको पहले हम लोग डीआई कहते थे, अब वो खंड शिक्षा अधिकारी कह लीजिए, वो भी वही पैसा वसूल के बीएसए तक ले जाते हैं ऐसे विद्यालयों से जी। ये पूरा एक चेन बन गया है। तमाम पत्राचार के बाद अभी भी ये चेन टूट नहीं रही। मनोज जी, आपने विषय अच्छा उठाया है। ठीक है, चाहता हूं कि आप ठीक है विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण और साफगोई से आपने बात रखी। और हम उम्मीद यही कर रहे थे कि आप जो है ईमानदारी से बात रखेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछे जाने जरूरी हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। अभिषेक जैन बिट्टू जी हमारे साथ अभिभावक संघ के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अभिषेक जैन जी, हम आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद द्रोण जी के पास जाएंगे। अभिषेक जैन जी, ये तस्वीरें बदलेंगी कैसे? हम कमियों को अगर हम जानते हैं, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये कमियां हैं, डीआईवीएस में कमियां हैं, शिक्षा विभाग में कमियां हैं, तमाम कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को अगर देखा जा रहा है तो कौन नहीं देख पा रहा है? तस्वीरें बदलती क्यों नहीं है? एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का फरमान जारी होता है, लेकिन ये जो स्कूल हैं उन फरमानों को ठेंगे पर रखते हैं, महंगे प्रकाशकों की बुक को वो लागू करते हैं, धड़ल्ले से बेचते हैं। आपको खरीदना पड़ेगा, आपको बच्चे को पढ़ाना है तो उन किताबों को भी खरीदना पड़ेगा, जहां से ड्रेस बताते हैं वो वहीं से खरीदनी पड़ेंगी। अभिभावक तो बेचारे कहीं के नहीं है। बिट्टू जी, बुधवार को दूसरी, शनिवार को दूसरी है, सोमवार को दूसरी है। अभिषेक जी, आपसे सवाल है, आ रहे हैं श्रीवास्तव जी, आपके पास दोबारा आएंगे जी। देखिए सर, मैं कंटिन्यू आपके डिबेट के अंदर सुन रहा हूँ और याद तो सबकी है
लेकिन नियत में खोट हो तो सुनवाई कहाँ से होगी। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विजन लेके चले हैं 2047 का। 2047 का विजन कैसे सक्सेसफुल होगा, कैसे देश विकसित बनेगा, जब देश भर के अंदर ही शिक्षा व्यवस्था इस तरह की बना दी गई है जहाँ पर केवल लूट खसोटी मची पड़ी है। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर शिक्षा ही नहीं उपलब्ध हो पा रही है। आज अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अकेले राजस्थान की बात नहीं है, अकेले राजस्थान हरियाणा की बात नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, तमाम पूरे देश के जितने भी राज्य है सभी राज्यों के अंदर निजी स्कूल माफियाओं ने न केवल राजनेताओं के बलबूते बल्कि शिक्षा विभाग के अंदर बैठे हुए अधिकारियों के बलबूते इतना ये मतलब सिंडिकेट तैयार कर दिया है कि यहाँ पे खुले आम डकैती चल रही है, खुलेआम डकैती चल रही है। हर साल नया सत्र शुरू होता है, सत्र शुरू होते ही विभाग के अधिकारियों के द्वारा कागजी कार्रवाई चालू हो जाती है, लेकिन वो कागजी कार्रवाई केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहती है, कार्रवाई तक कभी नहीं पहुंच पाती है। हर साल की विडंबना यही है, हर साल अभी हजारों लाखों की तादाद में अभिभावक शिकायतें करते हैं, लेकिन शिकायतों का होता क्या है? अगर सरकार की नियत में खोट नहीं है, प्रशासन की नियत में खोट नहीं है, तो फिर वो कार्रवाई करने से क्यों बचते हैं? आज अगर किसी सरकारी स्कूल के अंदर कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना होती है, तो तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के अंदर कोई भी शिकायत पहुंच जाती है तो महीनों बीत जाते हैं, जांच पड़ताल चलती रहती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, तो सुधार कहां से होगा? सबसे बड़ी विडंबना यही है। आज जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 विजन का सपना दिखा रहे हैं पूरे देश भर को, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2047 का सपना साकार कैसे होगा? जब तक जनहित उसके अंदर नहीं जुड़ेगा, जब तक उसमें लोगों की भागीदारी नहीं जुड़ेगी। आज पूरे देश भर के अंदर जब तक आप विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो 2047 का सपना कैसे साकार होगा? अभिभावक मिलते से नहीं बच पाएंगे तो वो कैसे 2047 के अंदर अपनी भागीदारी निभा पाएंगे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार को और प्रशासन को कम से कम अपनी नियत के अंदर जो खोट भरी पड़ी है उसको निकाल करके बात फेंकना होगा, तभी जाकर के शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो पाएगा। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक दर्शक हमारे साथ सुधीर साहू गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सुधीर जी अपनी बात रखें। सर, ये जो किताबों का जो घालमेल हो रहा है ये सबको पता है कि ये सब जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं, लेकिन सारे अधिकारियों के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जिनको फीस देने की कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी है। गाजियाबाद में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने पुस्तक एक्सचेंज मेला लगाया जिसमें कि पुरानी किताबें लेकर के बच्चे वहां पर ही मेले में जाकर के बदल सकते थे, लेकिन किसी भी स्कूल ने इस तरह का मेला नहीं लगाया कि हम जो है इस तरह की व्यवस्था बनाए। एनसीईआरटी किताबें या यूपी गवर्नमेंट की जो छापती किताबें ये क्यों नहीं लगाते हैं? क्या कारण से नहीं लगाते? ये बल्कि यहाँ तक करते हैं जो उस पर रेट प्रिंट होता है ना उसके ऊपर एक केपी लगा देते हैं, उसके ऊपर अलग लिख देते हैं दाम, महंगा कर देते हैं उसको। अभी एक बच्चे की किताब आई है, खो गई थी पार्क में, तो हमने देखा तो उसके बाप बेचारे रोते हुए आए, कहने लगे 8,000 की किताब लाए हैं और वो बच्चा मुश्किल से 5वीं 6वीं में पढ़ता है। आप बताइए। निश्चित रूप से सुधीर जी ये हर अभिभावक की पीड़ा है, और आपने 5 की कही है। यहाँ अभिभावक जिनकी अभी हमने बाइटें सुनवाई हैं वो कह रहे हैं कि कक्षा 1 का बच्चा है, 7,000 की किताबें आई। अब आप अंदाजा लगाइए कि अभिभावकों के अंदर कितनी पीड़ा है, और वो कहीं ना कहीं अंदर से करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी पीड़ा को समझने वाला नहीं है। द्रोण कश्यप जी हम आपके पास आ रहे हैं। द्रोण कश्यप जी, पूरी चर्चा में को आपने सुना, अभिभावक संघ को भी आपने सुना, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक जी को आपने सुना। बड़ी साफगोई से उन्होंने स्वीकार किया, आरोप भी उन्होंने लगाए कि किस तरीके से शिक्षा माफिया हावी है, और उसके पीछे जो अधिकारी, चाहे DIOS हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी, और तमाम जो उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं उन्होंने दोषी ठहराया। आपको क्या लगता है इस दुर्दशा का, या ये जो अव्यवस्था है इसका दोषी कौन है? अभिभावकों की को जो छला जाता है, हर वर्ष छला जाता है तमाम माध्यमों से, वो छल कैसे बंद होगा? धन्यवाद मनोज जी। पहले तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ और धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जी। कि जो अभी अभिभावकों पर ये क्यों बढ़ रहा है, ये जिम्मेदारी से कैसे मैनेज करना चाहिए। कोई भी नहीं वहाँ पे जमीन पर लाना, उसको चलन में लाना, वो काम सरकार का होता है, सरकार का होता है, और अधिकारी सरकार के अधीन होते हैं, तो ये काम उनका होता है। फिर आ जाइए, अब बात शुरुआत कहाँ से होती है कि प्राइवेट स्कूल में हम बच्चों को क्यों भेजते हैं। भाई एक मजदूर है
जो डेली दिहाड़ी 300-400 रुपए पैदा करता है, उसकी मासिक आय क्या होगी? 15,000 हो जाएगी। और वो एक महीने की फिर 10,000 की बात है, हम एडमिशन कराते हैं तो 50,000 रुपए कम फटा है। मैं अब ओके द्रोण कश्यप जी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। हम दोबारा से आपके पास आएंगे। आपकी आवाज बेहतर तरीके से दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। रूपा पांडे जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। रूपा पांडे जी, एनसीईआरटी ने जो एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने का जो फरमान सरकार ने, प्रशासन ने जारी किया है, उन फरमान की अगर बात करें, उस फरमान की तमाम जो स्कूल हैं वो इस फरमान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो किताब, जिस किताब कक्षा 1 के बच्चे की किताब का सेट महज 190 से 200 रुपए का एनसीईआरटी का बनता है, वही किताबें 7-8 हज़ार में आ रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर एनसीईआरटी की बुकें अगर लागू होंगी तो न सिर्फ अभिभावकों को लाभ होगा, लेकिन जो शिक्षा माफियाएं हैं इनकी कमर टूट जाएगी। लेकिन इसीलिए शायद ये लोग लागू नहीं करते हैं। जिस किताब पर 35 रुपए 40 रुपए का प्रिंट होना चाहिए, 50 रुपए का, 70 रुपए का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उस पर 600 700 800 रुपए प्रिंट पड़ा हुआ है। रूपा पांडे जी, अभिभावक 4 8 10 पन्ने की किताब को देखकर हैरान हो जाता है। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी विसंगति यहीं पर तो है। सरकार लगातार नारे देती है, सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है, स्कूल चलो हम की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। निरंतर मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो शिक्षा है, उस पर बात तो सरकार बहुत करती है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम कितने निरीह हो जाते हैं। अब मैं तो विवेक जी की बड़ी तारीफ करूंगी। वो सदैव ही मैंने देखा जनहित के मुद्दों पर सरकार के अलावा एक बहुत सही पक्ष भी रखने के लिए जाने जाते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, लेकिन ये निरीह स्थिति हमारी हो जाती है। भाई अभी मैं अगर ये मानूं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो अधिकारी तो सरकार के अधीन है ना। सबसे बड़ी बात, हम ये एनसीईआरटी की पुस्तकें इस बात का भरोसा देती है कि कम पाठ्यक्रम में, बहुत मोटी किताबें नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान बहुत है। वो बहुत एक तरीके से शोध करके बनाई गई है कि बच्चे की पीठ पर बहुत सारी पुस्तकों का बोझ, बहुत सारी कापियों का बोझ नहीं लदे, इसके लिए वो एक मानक के तहत बनाई गई है, ना कि मनमाने तरीके से प्राइवेट जो ये पब्लिश हो रही है किताबें, जिनके बमुश्किल शुरुआत के 4-10 पन्ने ही पढ़ाए जाते हैं वर्ष भर में। पिछले पन्नों से, पिछले पाठों से बच्चा मिलता ही नहीं पूरे सत्र में। कापियों का ये हाल है कि इतनी कापियां हैं कि टेस्ट की 15-20 कॉपियां टेस्ट की है, जिसके बमुश्किल 4 से 6-10 पन्ने मैक्सिमम। चूंकि मैं तो माँ भी रही हूँ, मेरे बच्चे भी अभी पढ़कर निकले हैं, तो शुरुआत के 10-12 पन्नों में ही लिखा जाता है, बाकी के सारे पन्ने खाली। बच्चा रोज लाद के जा रहा है। अभी विवेक जी ने इस बात का जिक्र किया कि ड्रेस एक ही नहीं है 4 गुने दाम की, ड्रेस 4 है। तो ये खिलवाड़ जो हो रहा है, ये सर्व शिक्षा अभियान को पलीता लगाने के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हम ये कैसे कह दें कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 20 से 15% छूट पर किताबें बिकेंगी, नहीं बिक रही हैं। अधिकारी इतने निरंकुश कैसे हो रहे हैं? अधिकारी सरकार के अधीन है। मैं तो ये कहूंगी कि सरकार कसनी कसे। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। रूपा पांडे जी, आपकी बात आएगी। द्रोण कश्यप जी की बात अधूरी रह गई थी। द्रोण कश्यप जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। द्रोण कश्यप जी, एक और सवाल आपसे कि हर साल किताबें बदलती हैं। शिक्षा जो तमाम अभिभावक संघ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम शिक्षाविद हर वर्ष तमाम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हर साल क्या क्रांतिकारी परिवर्तन किताबों में सरकार जो ये कर देती है। जो नई किताबें छप जाती हैं, पहले क्या होता था, एक की किताबें 3-3 4-4 साल जो बच्चे पढ़ते थे, अब तुरंत बदल जाती हैं और हर बार जो किताबें नई किताबें रखी रह जाती हैं और वो किताबें बेकार हो जाती हैं। कोई ऐसा परिवर्तन, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है? द्रोण कश्यप,
द्रोण कश्यप जी, आपकी आवाज अभी भी दिक्कत कर रही है। अशोक गहलोत जी के पास हम आ रहे हैं। द्रोण कश्यप जी, हम फिर से आएंगे आपके पास। अशोक गहलोत जी, यही इसी अहम सवाल के साथ एक तरफ ये पहला सवाल आपसे ये कि हम सिर्फ सवाल या समस्याएं गिनाएंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? हम समाधान पर हमको और आपको बात करनी पड़ेगी, समाधान आखिर कैसे निकलेगा? आप अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि समाधान कैसे निकले, अभिभावकों का शोषण न हो, बच्चों के कंधों पर वजन कम हो, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और प्रशासन जो है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी समझे। हर वर्ष किताबें बदल दी जाती हैं, हर वर्ष अभिभावकों को 10, 20, 30% ज़्यादा ही अपना बजट बनाकर रखना पड़ता है ताकि अगले बार बच्चों को अगली क्लास में भेजना है। ये कब तक चलेगा? कैसे ये सरकार का जो सर्व शिक्षा अभियान पूरा होगा? फोन अनम्यूट करिए अशोक जी। सबसे पहले देखने वाली बात यह है मानस जी कि सरकार इस विषय को लेकर कितनी गंभीर है। जब ये मालूम है कि प्रत्येक सत्र पर बच्चों की कक्षाएं आगे बढ़ती हैं जी, तो सरकार आज तक 1 से लेकर 8 तक का कर पाए हैं कि ये सिलेबस रहेगा, ये उसकी रेफरेंस बुक्स रहेंगी। ऐसा कोई शासनादेश किसी प्रकार का रिजल्ट के साथ ही सिलेबस की प्रति मिल जाएगी, उसमें किताबें लिखी होंगी एनसीईआरटी की, ये किताब रहेगी, या यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से या जो भी अपना उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रकाशक हैं उनसे ये किताबें मिलेंगी, तो किताबों का तो अपने आप ही ये कालाबाजारी का धंधा रुक जाएगा। दूसरी बात, एनईपी के अधीन जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि न्यूनतम पाठ्यक्रम के साथ में उच्चतम शिक्षा देनी है, तो फिर ये किताबों की भीड़ शासन इस ओर फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में क्यों छापेमारी शुरू नहीं करता इन प्रकाशकों के पास में? क्या आप ऐसे मटेरियल को क्यों छाप रहे हैं? ना तो आपको किसी सरकार का कोई शासनादेश प्राप्त हुआ है, और जिन सिलेबस की आप बात करें इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जो 5, 10, 20 पेज की किताब कक्षा 1 की एनसीईआरटी की है, यूपी सरकार की है, वो कैसे 50 पेज की बना देते हैं प्रकाशक? बिल्कुल। तो सबसे पहली बात यह है कि सरकार गंभीरता से ले, सिलेबस जारी करे और सिलेबस में ऑथेंटिक रेफरेंस बुक्स को मेंशन करे, तब जाके कहीं ये चीजों पे रोक लग पाएगी। दूसरी बात, बीएसए हुए, डीएम साहब हुए, डीआईओएस हुए, मेरे साथी श्रीवास्तव जी की मैं साफ गोई की मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल साफ गोई से बात रखी जी, और द्रोण साहब भी विपक्ष की भूमिका में हैं। आप दोनों मिलके ही अंतोगतवा जनहित की बात करते हैं, जनता की ही लड़ाई लड़ने की अपनी अपनी बात रखते हैं। हम कहते हैं कि इस विषय पर समाज का हर तबका जाति धर्म से ऊपर उठकर निश्चित रूप से ये सबकी लड़ाई है अशोक जी, ये किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, इसकी लड़ाई नहीं, हमारे मासूमों, हमारे नौनिहालों की लड़ाई, और लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। सामाजिक कार्यकर्ता, अभिभावक हो, हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। अशोक जी, आपकी बात आ गई। अभिषेक जी अपनी कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट करें। अशोक जी, जिस तरीके से हम जिम्मेदारी की अगर बात कर रहे हैं, किस तरीके से चीजें जो है वो बदलेंगी? सरकार अपनी जो नियम बना देती है लेकिन वो नियम फॉलो नहीं होते हैं, जो शिक्षा विभाग नियम बना देता है वो फॉलो नहीं होते हैं, तो ये नियम कैसे फॉलो होंगे? जब तक नियम फॉलो नहीं होंगे, ये जो शिक्षा माफिया हैं ये नियम मानेंगे ही नहीं, स्कूल नियम मानेंगे ही नहीं, तो बदलाव आएगा कैसे? सर देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई नियम जब बदलेंगे जब सरकार और प्रशासन कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरकार और प्रशासन की नीयत में इतना खोट भरा पड़ा है कि वो निजी स्कूलों के संरक्षण के चलते ना तो स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, ना कोई जिम्मेदारी तय करते हैं। आज स्थिति इतनी विकट है कि आप नर्सरी क्लास का एक बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो फीस 50,000 रुपए सालाना तो लगती है, साथ में उसको 5,000 रुपए की पुस्तकें और दी जाती है, जबकि वो बच्चा ना बोल सकता है ना सीख सकता है, उसके बावजूद 5,000 रुपए की पुस्तकें क्यों दी जाती है उसको? आप पहली कक्षा की बात कर रहे थे, पहली कक्षा का बच्चा 6,000 रुपए की किताबें लेकर के करेगा क्या? वो क्या पढ़ाई करेगा? पहली कक्षा का बच्चा 6,000 रुपए की किताब लेकर के, जब आप उसके ऊपर वैसे ही बजट इतना ज्यादा बढ़ोगे कि वो तो दबाव में वैसे ही मर जाएगा बेचारा। तो इस तरह की हरकतें जब तक शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रहेगी तब तक सुधार संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जो आप कह रहे थे जन भागीदारी की, अगर जन भागीदारी नहीं होती तो आज ये इतना बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में नहीं उठा होता। आज अभिभावक तो जागरूक है ही है, अभिभावकों की जागरूकता की वजह से ये मुद्दा इतना गंभीर विषय बन ठीक है। अभिषेक जी, आपकी बात आ गई। विवेक जी, बहुत जिम्मेदारी से हम आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप जो
आप जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाएंगे और हम सब माध्यम बनेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये सूरत हाल बदलें। जब अभी एक दर्शक कह रहे थे कि जब बुकें ये प्रकाशित हो रही थी, गहलोत जी भी कह रहे थे जब प्रकाशित होती हैं तब छापेमारी क्यों नहीं होती है, कि ऐसी बुकें प्रकाशित हो कैसे जाती हैं, ये 5 पेज की किताबें 50 पेज में तब्दील कैसे हो जाती हैं। कोई ध्यान नहीं देता है जब ये मार्केट में किताबें आती हैं और जब अभिभावक 50 रुपए की किताबें 500 रुपए में खरीदता है, वो चिल्लाता चीखता है, मीडिया के सामने बातें आती हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं चर्चा होती है और फिर चर्चा जो है वो शोर होकर कहीं ना कहीं 1-2 कार्रवाइयों के बाद खत्म हो जाती है। विवेक जी। देखिए मनोज जी, हर जनप्रतिनिधि का, विधायक जी का, सांसद जी का, पूर्व विधायक पूर्व सांसद का विद्यालय है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की विद्यालय है, बहुत मजबूत काकस है। बीएसए एक समय पहले बीएसए और रियावस अध्यापक उससे आते थे, श्रृंखला से आते थे, जो वरिष्ठ होते थे उनको बीएसए और रियावस बनाया जाता था। जब से इसमें ब्यूरोक्रेसी घुस गई, इस पद का इतना बुरी तरह पतन हो चुका है कि ये सब केवल पैसा वसूल करके ऊपर पहुंचाने भर के सिस्टम रह चुके हैं। बहुत आसानी से ये लोग पैसा ले लेते हैं ऐसे संस्थानों से और बिक जाते हैं। हालात इतने बदतर है मनोज जी कि लखनऊ के कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 15 अगस्त और 26 जनवरी को 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं मनाते, उसके लिए पत्राचार करना पड़ता है। कोई छुट्टी कर देता है, कोई 15 अगस्त 13 अगस्त को मना लेता है। तो ऐसी मजबूरी क्या है? ऐसे संस्थान अगर चल रहे हैं तो ऐसी मजबूरी क्या है? क्यों कार्रवाई इन पर नहीं होती है विवेक जी? और सर्व शिक्षा अभियान को आप कह रहे हैं सांसदों के स्कूल हैं, विधायकों के स्कूल हैं और मंत्रियों के स्कूल हैं, तो क्या सर्व शिक्षा अभियान को ये पलीता लगा रहे हैं और सबको ये पता है कि ये विधायक, ये सांसद जिनके ये स्कूल हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान को पलीता लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? तो असली में विलेन क्या यही है? और ऐसे विलेन पर कार्रवाई निश्चित रूप से क्यों नहीं होनी चाहिए? फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। समय आगे इजाजत नहीं देता। रूपा जी आपका बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका बहुत शुक्रिया, द्रोण कश्यप जी आपका बहुत शुक्रिया, अशोक गहलोत जी, अभिषेक जैन जी आपका बहुत शुक्रिया और हमारे संवाददाता दोनों जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। लेकिन सवाल यही है कि शिक्षा तंत्र जो है वो कैसे सुधरेगा, इन शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा? क्योंकि अगर अधिकारी मिलीभगत करेंगे, शिक्षा विभाग मिलीभगत करेगा, तो इन मासूमों के कंधों पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, उन अभिभावकों को के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है वो कैसे कम होगा और सरकार का सर्व शिक्षा अभियान का जो मिशन है वो कैसे कंप्लीट होगा? तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।